टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहंडी चा 86 दूरियां मिट गई डीएम हॉस्पिटल में वीविप वार्ड। एक बड़े से हॉस्पिटल के बिस्तर पर दक्षिता अपने सफेद बड़े चेहरे के साथ हॉस्पिटल का साफ और लूज स्काई कलर का गाउन पहने लेटी हुई थी। उसकी कमर तक उस सफेद चादर से ढकी हुई थी। उसकी उंगली में पल्स रेट नापने के लिए इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। दूसरे हाथ में कुछ मेडिसिन से भरी ड्रिप दक्षिता को चढ़ रही थी। लंबे काले बाल बिस्तर पर फैले हुए थे। दक्षिता की आंखें बंद थी, लेकिन उसके फोरहेड पर साफ बेहोशी में शिकन देखी जा सकती थी। एक फीमेल डॉक्टर दक्षिता का चेकअप कर रही थी, ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रही थी। वही आशीष और प्रीति दूर से निगरानी रख रहे थे, दक्षिता के करीब नहीं जा सकते थे। मीरा ने चेहरे पर टेंशन के साथ फीमेल डॉक्टर को घूर रही थी। उसे डर लग रहा था, अगर ब्लड सैंपल में ड्रग्स के निशान मिले तो शायद उसका प्लान फेल हो सकता है। मीरा वैसे तो रुथलेस क्वीन के खिलाफ नहीं जाने वाली थी, लेकिन उसने सब अपनी जान पर आने वाले खतरे से बचने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मीरा को ऐसा लग रहा था कभी भी दक्षिता के साथ की करतूत सामने आ जाएगी। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा एक झटके में खुला। वो सब एक पल के लिए घबरा गए। अच्छा, हमने पेशेंट के 5 मिनट बाद कॉल कैसे आ सकता है अगर गलती से डॉक्टर का। फिर खुद को होश में आकर सबने जब पीछे मुड़कर देखा, अपने सामने कीर्ति को देखकर हैरान थे। कीर्ति की आंखों में सैडनेस साफ देखी जा सकती थी। वो चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी थी। इधर आशीष और प्रीति ने कीर्ति को देखा तो राहत की सांस ली। उसे यकीन था कि अब कीर्ति दक्षिता को कुछ भी नहीं होने देगी। कीर्ति ही ऐसी इंसान थी जो दक्षिता की बॉडी के बारे में उससे ज्यादा जानती थी। मीरा की नज़र कीर्ति पर गई। उसकी आंखों में नफरत के भाव आ गए और उसके बदला लेने की इच्छा और ज्यादा तेज हो गई। मीरा चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने मन में बोली, कीर्ति दीवान, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, अब मैं तुम्हें बर्बाद करने आ चुकी हूँ। जल्दी मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें ये तुम्हारी बहन भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान बुरे लोगों का साथ नहीं देते। भले ही मैं बुरी हूँ, लेकिन मेरा तुमसे बदला लेने का इरादा नेक है, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ गलत किया है उसके आगे तो मेरा बदला कुछ भी नहीं है। भगवान भी जानता है कि तुमने मुझसे क्या छीना है, इसलिए भगवान भी मेरा बदले में साथ देगा। मुझे भी पता है मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, जो मैं दूसरों लोगों के साथ करती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे इस बुराई के रास्ते पर जाने के पीछे की वजह तुम और पूरी सिन्हा फैमिली है। सबसे पहले तुम्हें बर्बाद करूंगी, उसके बाद उससे सिन्हा फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। जिसने मेरे साथ गलत किया है सबको बर्बाद करके अपनी गलतियों की सजा पालूंगी। ये बुराई भी सबसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। फिर अपनी सोच झटककर मीरा सार्कास्टिक हंसी के साथ बोली, हेलो कीर्ति माय बेस्ट फ्रेंड, कैसी हो। कीर्ति हैरानी से मीरा को देख रही थी। उसके मुंह से बेस्ट फ्रेंड सुनकर उसकी दर्द भरी यादें ताज़ा हो गई। कीर्ति को अपनी चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी। कीर्ति ने जल्दी से अपना सर झटका और मीरा को इग्नोर करते हुए वह बिस्तर की तरफ बढ़ गई। उसने देखा दक्षिता की हालत बहुत खराब है। कीर्ति ने उस फीमेल डॉक्टर की तरफ देखा। मेडिकल बॉक्स से न्यू डॉक्टर का कोट, स्टेथोस्कोप, टंग डिप्रेसर और हाथों और बॉडी को सैनिटाइजर से क्लीन करने के बाद दक्षिता का चेकअप करने लगती है। उसने मेडिकल बॉक्स से कुछ इंजेक्शन निकालकर दक्षिता को इंजेक्ट करती है। इधर कीर्ति को अपने आप को मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कीर्ति ने उसके साथ इतना सब गलत करने के बाद मुझे इग्नोर कर रही है। उससे माफी मांगने की जगह या फिर सब कुछ एक्सप्लेन करने की जगह उसे इग्नोर कर रही है। ये बात मीरा को बहुत ज्यादा चुभी, जिस वजह से उसे कीर्ति पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में वार्ड से बाहर चली गई। मीरा के जाने पर कीर्ति ने खाली आंखों से वार्ड के दरवाजे को एक नज़र देखती है, फिर अपने काम पर लग जाती है। इधर मीरा बिना किसी पर ध्यान कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। इधर प्रिंस भावेश की बाहों में झूल गया। ये देखकर भावेश ने अचानक प्रिंस को बाहों में भरा। भावेश ने देखा कि प्रिंस बेहोश हो चुका है। भावेश ने निश्चय की मदद से प्रिंस को फांसी की वार्ड में बिस्तर पर लेटा दिया। जानवी नम आंखों से ईशा और अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन और ईशा की नज़र जैसे ही जानवों पर पड़ी, एक पल के लिए खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल जानवी की आंखों में वो गुस्सा देखकर वह समझ गई कि जानवी उससे कहना चाहती है कि तुम लोगों ने मेरी दक्षु को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। तुम लोगों को जरा सी चोट आई, मेरी दक्षिता की इतनी हालत खराब कैसे हो गई। दर्शन, अर्जुन और ईशा आगे पैसेंजर सीट पर बैठे थे, जिस वजह से कार के एयरबैग खुल गए और वो दोनों ज्यादा घायल होने से बच गए। लेकिन दक्षिता के सीट पर मौजूद एयरबैग खुलने में थोड़ा टाइम लगा, जिस वजह से दक्षिता की सिर में गहरी चोट आई। उसे इंटरनल इंजरी हुई। कोमा में रहने के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। दक्षिता को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो अभी भी अपनी चोट की वजह से कमजोर है। उन्हें लगा शायद दक्षिता को ऊपरी चोटें ही आई है।
डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें इस तरह नजरें झुका देते जानवी मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। सब बेंच पर बैठकर कीर्ति वार्ड से बाहर आने का इंतजार करने लगे। इधर भावेश प्रिंस को बिस्तर पर लेटा कर जैसे ही प्रिंस के पास बैठता है, अचानक उसका फोन बजने लगता है। भावेश फोन लेकर बालकनी में जाता है। उसके फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, वो अब कैसा है, क्या तुम उसकी सेफ्टी ध्यान रख रहे हो? ये सुनकर भावेश बोला, सर प्रिंस बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी सेफ्टी के पूरे इंतजाम कर रख रहा हूँ। उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे वादा भी नहीं करता तब भी प्रिंस की सेफ्टी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैंने इस दुनिया में जन्म ही प्रिंस की सेफ्टी के लिए लिया है। ये बोलकर भावी से शांत हो जाता है। उधर की बातें सुनने लगता है। इधर प्रिंस बिस्तर पर शांति से लेटा हुआ था। वो अचानक एक झटके में अपनी आंखें खोलता है। एक नज़र बालकनी को देखकर अपनी नजरें इधर दौड़ाता है। उसकी नज़र एक मेडिकल बॉक्स पर जाती है। प्रिंस धीरे से बिस्तर उतरता है, उस मेडिकल बॉक्स के पास जाता है। प्रिंस जैसे ही मेडिकल बुक्स को खोलता है तो उसमें कुछ मेडिकल सेफ्टी किट और मेडिकल के साथ डॉक्टर की कोट। उन्हें देखकर अचानक प्रिंस की आंखें चमकने लगती है। उन्हें इसे डॉक्टर किट उठाता है। उसे पहनकर भी में कदमों से वार्ड के दरवाजे से बाहर निकल अपनी नजरें कॉरिडोर की दोनों तक करता है। जैसे ही उसकी नज़र दक्षता के बोर्ड के दरवाजे पर गई तो उसने देखा सब लोग एक टक दक्षता के मोड़ को ही देख रहे हैं। ये देखकर प्रिंस ने राहत की सांस ली। किसी ने भी उसे वार्ड से निकलते नहीं देखा। प्रिंस आसानी से डॉक्टर बनकर कीर्ति के वार्ड में जा सकता है। प्रिंस किसी मैच्योर आदमी की तरह चलते हुए दक्षता के वार्ड के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सब लोग अजीब नजरों से प्रिंस को देख रहे थे। सब जानते थे दक्षता का इलाज सिर्फ फीमेल डॉक्टर योगी जी के अलावा इमरजेंसी में ही कोई फीमेल डॉक्टर ट्रीटमेंट करती है। आज मेल को अंदर जाते देख उन लोगों का शक हो गया, कहीं कोई दुश्मन ने दक्षता को मारने के लिए डॉक्टर के भेष में कोई मदद तो नहीं आया। ये सब सोचकर सब घबरा गए और दौड़कर प्रिंस के पास पहुंचते। इससे पहले कि वो प्रिंस को पकड़ पाते प्रिंस बच्चों की तरह झुककर वार्ड के अंदर घुस जाता है। दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर देता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर कीर्ति, फीमेल डॉक्टर आशीष और प्रीति घबराकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। कीर्ति ने नजर वार्ड के दरवाजे को देखकर दक्षता का ट्रीटमेंट करने लगती है। आशीष और प्रीति गुस्से से बिना परमिशन वार्ड के अंदर आए इंसान को घूर रहे थे। वो मेडिकल किट में पूरी तरह बंद नकली डॉक्टर को घूर रहे थे। आशीष गुस्से में प्रिंस की तरफ बढ़ता है। तभी कीर्ति की धीमी आवाज में बोली, उसे कुछ मत कहो, उसे अंदर दो। ही सुनकर आशीष और प्रीति हैरानी से प्रिंस की तरफ देखने लगे। कीर्ति ने अपना ध्यान दक्षता ट्रीटमेंट से नहीं हटाया। फिर वो वैसे ही ट्रीटमेंट करते हुए बोली, क्यूटी थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? अचानक सबको किसी के रोने और सिसकने की आवाज आती है। कीर्ति एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है, फिर वापस से दक्षता का ट्रीटमेंट करती है। एक लास्ट इंजेक्शन लगाने के बाद की थी। उस इंजेक्शन को साइड में रखकर अपने हाथ बांधकर प्रिंस को घूरने लगती है। प्रिंस बिना किसी की परवाह के दौड़कर दक्षता के पास जाता है। कीर्ति ने प्रिंस को वार्निंग देते हुए बोली, क्यूटी ध्यान से, उसे चोट न लग जाए। ये सुनकर प्रिंस जल्दी से अपनी किट निकाल देता है। आशीष और प्रीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। व्हाइट मेडिकल किट से बहुत मासूम सा चेहरा बाहर निकला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। दुनिया जहां के मासूम चेहरे को देखकर आशीष और प्रीति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई बहुत ही प्यारा एंजल उतरा हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। इस वक्त दोनों किसी बात की परवाह नहीं करते वो एकटक उसे घूर रहे थे। प्रिंस के लाल गालों को देखकर प्रीति का मन कर रहा था वो उन सॉफ्ट गालों को पकड़कर खींचे, लेकिन प्रीति अपनी बॉडी के साथ अपनी जगह जमकर खड़ी थी। उन दोनों ने देखा प्रिंस ने मेडिकल किट निकालकर दक्षता की तरह से झुका और उसे हल्के से हक करके रोने लगा। प्रिंस ने दक्षता की चोट से हल्की सी दूरी बनाकर रखी थी। ये देखकर कीर्ति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। प्रिंस दक्षता को हक करके रोते हुए मासूम आवाज में बोला, एंजल मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको क्या हो गया? आप वापस आए हैं तो हॉस्पिटल में क्यों हैं? आपको यह चोट कैसे लगी? क्या आपको दर्द हो रहा है? ये बोलकर प्रिंस हल्का सा ऊपर उठकर अपने कांपते हुए होठों को गोल करके दक्षता की चोटों पर फूंक मारने लगा, जैसे वो उसके दर्द को कम करना चाहता है। अचानक ही दक्षता के होंठ हिले और वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, क्यूटी। ये सुनकर प्रिंस ने दोबारा दक्षता को हक करते हुए कहा, एंजल इधर। तो पहले वाली फीमेल डॉक्टर घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। उन लोगों को कुछ बताना चाहती है, किसी कारण बता नहीं पा रही है। जब कीर्ति की नज़र डॉक्टर की अजीब सी बेचैनी पर गई थी, वो डॉक्टर को घूरने लगी। डॉक्टर भी हड़बड़ा कर कीर्ति से अपनी नज़रें चुराने लगी, लेकिन डॉक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह बात किसी को बताना जरूरी है। डॉक्टर के मन में बोली, ऐसा कुछ भी हो जाए यह बात किसी को पता नहीं होगी, वरना आगे चलकर कभी बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम वह से भले ही कितना भी डरती क्यों ना हो, तुम्हारे डर और जान से कीमती बॉस की जिंदगी है। इधर प्रिंस अपनी एंजल की चोट को फूंक मार रहा था।
प्रिंस की आंख से आंसू बहकर दक्षिता की पलकों पर किस तरह की आंखें पड़ा। फिर प्रिंस के आंसुओं की लगातार बारिश दक्षिता की आंखों पर हो रही थी। अचानक दक्षिता ने धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कभी कभी मिटते नहीं चांद लम्हों के फासले, एहसास अगर जिंदा हो मिट जाती है दूरियां। कभी कभी मिटते नहीं चंद लम्हों के फासले, एहसास अगर जिंदा हो मिट जाती है दूरियां। फीमेल डॉक्टर साशा इतनी बेचैन क्यों है? वह ऐसा क्या छुपा रही है जिसे दक्षिता की जान को खतरा है? इधर मीरा किस चीज से कैसे बदला लेने वाली है? दक्षिता प्रिंस को अपने सामने देखकर प्रेसिडेंट करेगी। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी प्लीज। अच्छे कमेंट कर दो प्लीज 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 प्लीज। इतनी मेहनत की है CH87 मेरा महबूब आया ओल्ड मेहरा मेंशन में। लिविंग रूम में दादी दादू कामना पुष्कर नीलम साक्षी दीवान और कोमोलिका अपने सामने सिंगल सोफे पर बैठे वेल एजुकेटेड एलिगेंट हैंडसम लड़के को घूर रहे थे। वही दादू दादी मुस्कुराते हुए उनसे बातें कर रहे थे। दादू और दादी और हैंडसम लड़के की बातचीत से लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। कोमोलिका उसकी हैंडसमनेस देखकर अपनी बॉडी में गर्मी फील कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके नीचे हीटर लगा दिया हो और उसका गर्म एहसास उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा हो। कोमोलिका के गाल लाल हो गए और वो ब्लश कर रही थी। हैंडसम लड़का चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ बैठा था। उसकी मुस्कान हैंडसम चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। ये हैंडसम लड़का करण सिंह था, प्रताप सिंह का एल्डर पोता। आने वाले समय में सिंह कॉरपोरेशन का चेयरमैन यही बनने वाला था। करण के फीचर बहुत ही अट्रैक्टिव और परफेक्ट थे। काले बाल, लाल होंठ, छोटी छोटी ग्रीन आंखें और मैच्योर पर्सनैलिटी है। 6 फुट 5 इंच हाइट का लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी, कस्टम मेड टक्सीडो सूट पहने लड़का बैठा था जिसे देखकर किसी भी लड़की को उससे प्यार हो जाए। सब एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। तभी दादाजी का फोन बजा। दादाजी ने फोन उठाया। तब फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। फीमेल सर्वेंट झिझकते हुए बोली, ओल्ड बॉस, वो बॉस का एक्सीडेंट हो गया और DM हॉस्पिटल में है। सब यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। सब बहुत परेशान दिख रहे थे। शायद उन सब ने प्रिंस बाबा को बॉस की हेल्थ के बारे में बताया, जिस वजह से वो बॉस से मिलने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके चेहरे की परेशानी देखकर लगा जैसे सीरियस मामला है। ये सुनकर दादाजी के हाथ से फोन टूटकर नीचे गिर गया। दादी भी दादाजी के एक्सप्रेशन देखकर घबरा गई। वही सब कंफ्यूजन में दादाजी को देख रहे थे। तभी दादाजी ने दादी माँ की तरफ देखकर कहा, गुड़िया, अपनी पोती का नाम सुन। दादी का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। दादाजी ने दादी माँ को हक कर उनके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मिसेज मेहरा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, चलो पहले हमें वहाँ पहुँचना है। ये सुनकर दादी माँ झटके से खड़ी हो गई। दादी दादा को देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बुरे लगने लगे थे। कुछ ही मिनटों में उनके शरीर की फुर्ती ऐसे थी जैसे जवान आदमी किसी अपने को लेकर फुर्ती दिखाता है। करण ने उनके मुंह से गुड़िया और उनका परेशान चेहरा देखा तो वो भी परेशान हो गया। किसी ने साक्षी दीवान पर ध्यान नहीं दिया, जिनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। लेकिन ये सब पास ही बैठे विजय शर्मा की नजरों से नहीं बच सका और उसने साक्षी को साइड हक करके अपने सीने पर रखे सिर सहलाने लगा, जैसे विजय अपने एक्शन से ही साक्षी को शांत रहने को बोल रहा है। वो उसे आश्वासन दे रहा है जैसे सब कुछ ठीक है। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा एक्सप्रेशन था। इधर कामना, पुष्कर, नीलम और कोमोलिका बहुत ही खुश थे। दक्षिता को कुछ हो गया है। उन्होंने मन में कहा, भगवान करे वो दुनिया से ही चली जाए। वही करण, वो दादा दादी की हेल्प करते हुए उन्हें मेंशन बाहर ले जाने लगा। कोमोलिका अच्छी बनने और करण की नजरों में आने के लिए आगे बढ़कर दादा दादी की तरफ देखकर बोली, दादू दक्षु दीदी को क्या हुआ है? मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर दादाजी ने कोमोलिका की तरफ देखकर कहा, कम्मो बेटा, आई एम सॉरी, लेकिन गुड़िया तुम्हें देखना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहता इस टाइम पर उसे गुस्सा आए। मुझे नहीं पता दोनों बहनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है। जब तक दोनों के बीच की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती या फिर सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, प्लीज आप उससे दूर रहो तो ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो कुछ ऐसा वैसा बोल दे, तुम्हें बुरा लगे। गुड़िया नाजुक हेल्थ कंडीशन हालत में गुस्सा करें। कोमोलिका ने गुस्से में कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। अपने मन में कहा, इस बूढ़े को हैंडसम लड़के के सामने मुझे बुरा दिखाना जरूरी है क्या? अपनी पोती के बारे में भी बोल सकता था। ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है, वरना अगडू घमंडी पोती के बारे में भी बोल सकता था, जो हमसे दूरी बनाकर रखती है। मैं इन लोगों के साथ दक्षता से ज्यादा रही हूँ, लेकिन ये लोग उस कुत्ते की तरह है जो अपने के अलावा मालिक के खूबसूरत बच्चे की तरफ नहीं देखता, बल्कि उसे अपना गंदा पिल्ला ही प्यारा होता है, भले ही वो उसे कितना भी काट ले। कोमोलिका गुस्से में मुट्ठी बनाकर अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा, दादू मुझे नहीं पता दक्षु दीदी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कभी भी मैंने उनके साथ गलत नहीं किया, बल्कि उनके यहाँ पर ना होने पर आप सबका ख्याल रखा। मैंने आपको दक्षु दीदी की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर वो मुझसे नफरत करती है। अगर मुझे नफरत का कारण पता होता,
शायद मैं उनकी नफरत को कम करने की कोशिश करती, लेकिन वो कभी मुझे अपनी बहन मानती ही नहीं है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दादा और दादी ने कोमोलिका के इमोशनल ब्लैकमेल को इग्नोर किया और वो करण को देखकर बोले, प्लीज बेटा जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। ये सुनकर करण ने दादा और दादी माँ को अपने साथ लिया। ओल्ड मेहरा मैंशन की पार्किंग में आ गया। करण ने कोमोलिका के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने कोमोलिका की कोई बात नहीं सुनी। उसके दिमाग में तो बस दक्षिता को क्या हुआ है यही घूम रहा था। फिर दादू दादी और करण डीएम हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पार्किंग एरिया में दादाजी ने करण को बता दिया था, दक्षिता डीएम हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर तो करण और ज्यादा परेशान हो गया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। करण को अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज 13 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। करण को याद आता है दोनों बचपन में दक्षिता 7 साल की और करण 11 साल का था। वो दोनों गार्डन में खेल रहे थे, तभी उनके सामने से एक बारात गुजरती है। दक्षिता ने बारात को देख बड़ी मासूमियत से करण से पूछा, किन्नू ये लोग इतनी खुशी से क्यों नाच रहे हैं और इतना हैंडसम सा लड़का हॉर्स पर क्यों बैठा है? ये किस कंट्री का प्रिंस है? ये सुनकर करण भी 11 साल का होने के बाद एडल्ट की तरह दक्षिता को समझाते हुए बोला, दक्षी हैंडसम दूल्हा लड़का अपनी दुल्हन को लाने जा रहा है, जो किसी प्रिंसेस की तरह तैयार होकर अपने प्रिंस का इंतजार कर रही है। ये खुशी से डांस प्रिंसेस को लाने जा रहे हैं। ये प्रिंसेस से शादी करने जा रहा है। ये सुन दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है। कुछ सोचकर बोली, एक दिन मैं भी प्रिंसेस की तरह तैयार होंगी और मेरा प्रिंस मुझे लेने आएगा। करण दक्षिता के सर पर प्यार से टिप्पणी मारते हुए बोला, दक्षी तुम्हें कोई और प्रिंस लेने नहीं बल्कि मैं प्रिंस बनकर हॉर्स पर सवार होकर तुम्हें लेने आऊंगा। तुम भी मेरे लिए प्रिंसेस की तरह तैयार होकर अपने प्रिंस का इंतजार करना। दक्षिता अपनी मुड़ी ऐसे हिलाने लगी वो सब कुछ समझ गई हो। करण की कार डीएम हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। करण ने मन में अपना मजाक उड़ाकर अपने ऊपर हंसते हुए बोला, शायद दक्षी को तो वो सब याद भी नहीं होगा। उसके पास ही याद करने के लिए इतनी बुरी यादें थी कि अपनी लाइफ की उन खूबसूरत यादों को भूल चुकी है। डीएम हॉस्पिटल 15 फ्लोर के वीआईपी रोड में। कीर्ति ने जब फीमेल डॉक्टर की बेचैनी देखी तो उसने अपनी आंखों से आशीष को इशारा किया। जब आशीष ने भी फीमेल डॉक्टर को देखा तो वह सब कुछ समझ गया। उसने धीरे से प्रीति का हाथ पकड़ा और प्रीति को उस फीमेल डॉक्टर को अपने साथ लेने का इशारा किया। प्रीति ने भी आशीष से बिना किसी सवाल के डॉक्टर का हाथ पकड़ती है, अपने साथ वार्ड के बाहर खींच लेती है। इधर बिस्तर पर लेटी दक्षिता को अपनी आंखों पर पानी की बूंदें महसूस हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली आंखों से देखा कि बहुत मासूम और क्यूट चेहरा अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए उसे टुकुर टुकुर देख रहा है। दक्षिता ने पलकें झपकाए कर विजन क्लियर करने की कोशिश की। दक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसने 4 दिनों में कई बार सपने में ऐसा ही सीन इमेजिन किया था जब वो और प्रिंस एक दूसरे के इतने ही करीब होंगे, लेकिन उसने कभी भी सपने में भी प्रिंस की आंखों में दर्द और आंसू इमेजिन नहीं किया था। प्रिंस ने दक्षिता को इस तरह प्यार से अपनी तरफ देखते हुए देखा तो अचानक प्रिंस के सब्र का बांध टूट गया और उसने जल्दी से दक्षिता के होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा, क्योंकि प्रिंस ने इस सुकून और एहसास को 4 दिनों में बहुत ज्यादा मिस किया था। जब भी दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे को किस करते थे तब प्रिंस को ऐसा लगता था जैसे दक्षिता उसे एहसास करवा रही हो वो उसके पास है और हमेशा उसके साथ रहेगी। इसी एहसास, सुकून और अपनी एंजल को अपने पास महसूस करना चाहता था। बिना किसी चीज की परवाह के वो अपने होंठ दक्षिता की होंठों पर रखकर उन्हें अपने दांतों से हल्के से काटने लगा। इधर दक्षिता ने जब क्यूटी के होंठों को अपने होंठों पर महसूस किया, उसकी आंखें किसी सितारे की तरह चमकने लगी। धुंधली आंखें अब वो एकदम साफ हो चुकी थी। उन आंखों में प्यार और खुशी साफ देखी जा सकती थी। इधर बिस्तर के साइड में खड़ी कीर्ति अपने मन ही मन बोली, पेशेंट कपल यह नहीं कि पास ही कोई खड़ा है। इस तरह किस करना अच्छी बात है क्या? दोनों को मुझसे कोई शर्म नहीं आ रही क्या? मेरा छोड़ो, अभी दक्षिता होश में आए है। उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, लेकिन ये दोनों को अपने बेशर्म प्यार को दिखाने के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे पूरा यकीन है कि दक्षु की ज्यादा तबीयत खराब थी, एडिक्टेड और पॉजिटिव प्यार की वजह से ही हुई होगी। ये लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। उसका क्यूटी हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। काश मेरा भावी भी इतना ही रोमांटिक होता, वह भी मेरे लिए इसी तरह का प्यार दिखाता जैसे ये दोनों दिखा रहे हैं। वह भी मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे दूर भागता है जैसे मैं कोई लड़की ना होकर डायन हूँ। इन दोनों के प्यार भरे मूवमेंट को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा, इन गोरे हाथों में उतर आए घटा काजल लगा, इन प्यारी आंखों में सितारों मांग भर जाओ। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो, एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिल बह
चला जाए न शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन ऋतु मोहब्बत की फिजाओं, रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है बहारों। इधर कीर्ति खुद बेशर्म की तरह दक्षिता और प्रिंस को घूर रही थी। वही दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाने में और एक दूसरे के एहसास को महसूस करने में बिजी थे। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और 3 लोग अपने सामने का सीन देखकर अपनी जगह जम गए। करण को दक्षिता और प्रिंस के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या वह इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगा? दादा दादी दक्षिता की इतनी तबीयत खराब होने पर क्या खुद को माफ कर पाएंगे? क्योंकि मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए ही दक्षिता ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहीं पर दक्षिता की यह हालत हुई जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। राहुल जी, प्रिंस का नेचर ही बच्चों जैसा है और आप इतना तो जानते ही होंगे, बच्चे तो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होकर रोने लगते हैं। यहाँ तो प्रिंस 4 दिनों तक दक्षिता से दूर रहा और वह अब इस तरह दक्षिता से मिलने और अपनी एंजल की इस हालत देखकर इमोशनल तो होगा ही, और वह कोई स्ट्रांग में चोर में नहीं बल्कि बहुत क्यूट और इनोसेंट बॉय है जो बस 18 साल का है, तो उसके रोना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। इसलिए आप प्रिंस के कैरेक्टर को समझें और फिर दोबारा से मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इतना अच्छा सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच। अनटाइटल चैप्टर। मेरे खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तू मेरी है मैं तेरा हूँ, बस यही आवाज आती है। वीआईपी वार्ड में प्रिंस ने अपने होठों का दक्षिता के होठों से मिलन करवा कर अनजाने में ही अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। इतने दिनों की जुदाई के बाद आज अपनी एंजल को देखकर वो भी इतने दर्द में, प्रिंस को अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। प्रिंस को ऐसे एहसास को महसूस किए कुछ साल हो गए थे। जब उसके मम्मा पापा उसे छोड़कर गए थे तब अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ था। फिर दादू भी हमेशा के लिए बिस्तर पर सो गए थे। आज दादू कभी भी अपना ख्याल नहीं रख पाते थे। दादाजी बिस्तर पर लेटने के बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिल पाते थे। प्रिंस अपने प्यारे दादू की हालत देखकर अपने दिल में इसी तरह का दर्द महसूस करता था। आज प्रिंस अपने सामने अपनी एंजल को अपने पास देख और महसूस कर जब से प्रिंस दक्षिता से मिला था तब प्रिंस ने अपनी एंजल की बाहों में सुकून भरे एहसास महसूस किए थे। प्रिंस उन सुकून भरे एहसास फिर से महसूस करना चाहता था। प्रिंस दुनिया जहां को भुलाकर अपनी एंजल के एहसास को अपने अंदर महसूस करके वो अपने दिल को और बॉडी को सुकून पहुंचा रहा था। वह अपनी किस से दक्षिता के सारे दर्द खुद ले लेना चाहता था। दक्षिता को प्रिंस की किस में ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस उसके अंदर से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। दक्षिता अपनी आंखें खोलकर कुछ देर प्रिंस के मासूम चेहरे को देखती है, फिर वो अपनी आंखें बंद कर प्रिंस के एहसास को महसूस करती है। दक्षिता जानती थी कि प्रिंस उसके दर्द को अपने अंदर खींच लेना चाहता है। उसका मासूम क्यूटी कभी भी उसे दर्द में नहीं देख सकता। प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे के दिल के अंदर उठ रहे एहसास और जज्बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ वार्ड का दरवाजा खुला। कीर्ति धमाके से डर के मारे अपनी जगह पर उछल पड़ी। फिर दरवाजे की तरफ देखा, दादू दादी हड़बड़ी में दरवाजे पर थे। इधर हमारे लवबर्ड्स को किसी धमाके और दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्हें तो आसपास की कोई भी आवाज महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें तो एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अपने सामने का सीन देखकर दादू और दादी हैरान थे। दादू दादी एक कदम पीछे निश्चय, जानवी, अनीश, भावेश, करण, अर्जुन, निशा, ईशा और कबीर खड़े थे। सब आंखें फाड़े सामने का सीन देख रहे थे। दरअसल दादू दादी तो आसानी से प्रिंस दक्षिता को देख पा रहे थे, लेकिन बाकी सब उछलकर वार्ड के अंदर का इतना स्मूथिंग, प्यार भरा और रोमांटिक सीन देख रहे थे। जानवी भी बहुत एक्साइटेड होकर बच्चों की तरह निश्चय के कंधे को पकड़कर उछल कर बोर्ड के अंदर का सीन देखने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर निश्चय ने जानवी के कंधों को पकड़ा और दादू दादी के बीच से उसकी मुंडी को वार्ड के अंदर कर दिया। यह महसूस कर जानवी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अपनी आंखें कुछ पल के लिए शर्म से झुका लेती है, लेकिन उसके लिए उसकी शर्म से भी बड़ा वो खूबसूरत सीन था। इसीलिए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके सामने बिस्तर पर एक दूसरे में डूबे क्यूट और इनोसेंट कपल को देखने लगती है, जो अपने अलग ही दुनिया में खोए एक दूसरे के जज्बातों को एक दूसरे पर जाहिर कर रहे थे। इधर ईशा और निशा उम्मीद भरी नजरों से निश्चय को देख रही थी। भैया प्लीज हमें देखना है, हमारी भी हेल्प कर दो। और अपनी पप्पी आइज को बार बार जब झपकाने लगी, उन्हें ऐसा लगा जैसे निश्चय उन्हें भी वो खूबसूरत सीन देखने का मौका देगा। निश्चय दोनों छोटी चूहियां को देखकर अपने मन में बोला, लड़कियों को पता नहीं दूसरे के रोमांटिक सीन देखने में क्या मजा आता है। ईशा निशा को देखकर अनीश भी मासूम चेहरे के साथ निश्चय की तरफ देखने लगा। निश्चय ने दांत पीसकर अनीश को तरफ देख बोला, क्या तुम लड़की हो? बड़े होकर एक खरगोश की तरह मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैं तुम्हें किसी का प्राइवेट मूवमेंट दिखाऊं? अपने भाई का ताना सुनकर अनीश ने मुंह बनाया और अपने मन में बोला, तो क्या भाभी माँ बच्ची है जो उन्हें ये सीन दिखा रहे हो आप? मुझे तो लगता है भाभी माँ को आप इसीलिए दिखा रहे हो, भाभी माँ भी आपसे इसी तरह प्यार कर सके। अनीश को घूर कर देखा, ऐसा लगा जैसे निश्चय ने अनीश के मन की बात समझ गया।
निश्चय अनीश के अजीब एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था। अनीश क्या सोच रहा? निश्चय मन में बोला, जानू कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। मॉर्निंग में भाभी ने दोनों के रोमांस मूवमेंट को देखा भी नहीं था। वो शर्मिला बिहेव कर रही थी। डेविल और इनोसेंट खरगोश के रोमांटिक मूवमेंट को एंजॉय कर रही है। अगर मैंने जानू को कुछ कहा तो मुझे रूम से बाहर निकाल देगी। मुझे पूरी रात रूम से बाहर सोना होगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, अपनी जानू से डर लगता है। वो कहते हैं ना कि आदमी किसी से डरे या ना डरे, वाइफ से डर जरूर डरता है। इधर भावेश, करण और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं और ना में सिर हिलाते हैं। तीनों शांति से वार्ड के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों के लिए ये सीन कुछ भी नया नहीं था। कॉरिडोर में करण अपनी ही सोच में गुम बेंच पर बैठ चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दादू दादी की तरह वो भी हक्के से वार्ड के अंदर जा सके। करण को अपने अंदर अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में इतने सालों से मौजूद दक्षता के लिए प्यार को कोई उससे अलग करना चाहता है। यह महसूस कर करण को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था अगर उसके दिल से दक्षता के लिए यह प्यार चला जाएगा, शायद वह वहीं पर अपनी सांसें भी रोक लेगा। ये सब सोचकर करण अपना सर झुकाकर बेंच पर बैठा था। तभी अर्जुन, करण और भावेश की नज़र भी करण सिंह पर गई तो वो भी करण को देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये लड़का कौन है, क्योंकि अर्जुन करण भी कभी करण सिंह से नहीं मिले थे। दादी दादी के साथ इस लड़के को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि यह है कौन और इनका दादू दादी के साथ क्या रिश्ता है, फिर दक्षता के साथ इसका क्या रिश्ता है, और यह इस तरह बेचैन और चेहरे पर दर्द बड़े एक्सप्रेस के साथ बेंच पर क्यों बैठा है? क्या इसकी तबीयत खराब है? तीनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने सोचा ये दादू दादी के साथ जरूर इनकी फैमिली से रिलेटेड है, उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर अपने कदम करण सिंह के पास बढ़ाता है। करण सिंह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। करण अपनी आंखों में मासूमियत लिए अपना सर उठाकर अर्जुन की तरफ देखता है। करण को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे इस इंसान के अंदर भले ही मैच्योरिटी हो और ये दिखता बॉडी बिल्डर टाइप हो, इसमें आज भी कुछ मासूमियत बची है। अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हेलो सर, आप और मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा के साथ आए हैं तो आपको उनके पास चलना चाहिए। ये सुनकर करण हाँ में सिर हिलाता है। करण भी अर्जुन के साथ वार्ड के दरवाजे पर आ जाता है। उन सबको दरवाजे पर खड़ा देखकर भी हैरान हो जाता है। दादू हल्का खांसते हुए वार्ड के अंदर चले जाते हैं। दादी माँ भी शर्मीली मुस्कान के साथ वार्ड के अंदर एंटर होती है। कीर्ति आंखें फाड़े उन सबको देख रही थी। अपने मन में बोली, नानू नानी माँ का समझ में आता है, लेकिन सब इसे हॉस्पिटल वार्ड ना समझकर कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या, जो बिना परमिशन के एक साथ सब घुसे से चले आ रहे हैं। कीर्ति अच्छी तरह जानती थी सब लोग दक्षता की फिक्र है, इसीलिए उससे मिलने आ रहे हैं। कीर्ति ने सोचा वो अब इनसे कुछ नहीं कहेगी और एक बार सबको दक्षता से मिलने देगी। ये सोचकर कीर्ति दोबारा दक्षता और प्रिंस की तरफ देखती है। कीर्ति ने देखा कि प्रिंस और दक्षता ने एक दूसरे को किस करना बंद कर दिया है। प्रिंस अपनी एंजल की आंखों में देखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा है। प्रिंस की आंखों में आंसू थे। दक्षता भी अपने आंखों में प्यार भरकर एकटक प्रिंस की आंखों में देख रही है। दक्षता को प्रिंस के आंखों के आंसू तकलीफ दे रहे थे, फिर भी दक्षता कुछ सोचकर शांतम रही। दोनों ही इस बात से बेखबर परिवार वाले, दोस्त और कलीग वार्ड में आ गए हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। दादी प्रिंस और दक्षता के बिस्तर के पास जाकर एक साइड खड़ी हो जाती है। वही दादू भी दूसरी साइड खड़े होकर बोले, गुड़िया कैसी है? ये सुनकर प्रिंस और दक्षता अपने होश में आए और अपना सर घुमाकर बिस्तर के दोनों ओर खड़े दादा और दादी की तरफ देखा। दोनों कुछ देर अपने दादा दादी को देखती है। दक्षता ने उन्हें बैठने का इशारा करती है। दारू दादी भी बिस्तर के पास पड़ी स्टूल पर बैठ जाते हैं। प्यार से अपनी पोती और मासूम बच्चे को देख रहे थे, जिसे शायद उनकी पोती प्यार करती है। दादू और दादी की अपनी गुड़िया को लेकर सारी टेंशन खत्म हो गई थी, वरना दक्षता की बीमारी के बारे में जानकर उन्हें दक्षता की शादी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। आज वो भी खत्म हो गई। प्रिंस ने बिस्तर से उठने की जहमत नहीं उठाई, वही दक्षता ने भी प्रिंस को अपने बिस्तर से उठने के बारे में कहना तो दूर सोचा भी नहीं। कबीर ने आशीष से दक्षता की हालत के बारे में सुना तो वो अपनी बॉस से मिलने आ गया था। कबीर आशीष की तरह डीएम लॉयल सबॉर्डिनेट ग्रुप का हिस्सा था। डीएमएलएसजी ग्रुप में 340 लोग थे, जिनको दक्षता ने नरक भर जिंदगी बचाकर उन्हें एक नई जिंदगी दी थी। कबीर प्रिंस और दक्षता की किस के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोला, वाह बेटा, मैंने तो तुम्हें फ्लड सिखाया था, तुम उससे 2 कदम आगे निकले। तुमने खड़ूस बॉस को किस किया लगता है, इस शेरनी को भी काबू में करने वाला इंसान आ गया है। क्या बात है, लोग सही कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा बब्बर शेर हो, लेकिन उसकी कोई न कोई कमजोरी होती है। वो भी किसी चीज से डरता है, वो किसी चीज की तरफ अट्रैक्टिव होता है,
वही मेरी बब्बर शेरनी बॉस की कमजोरी यह मासूम पिदी है और बॉस इस छोटे से पिदी के सामने अपने हथियार डाल देती है। इधर जानवी जी अपनी प्यारी सी दोस्त का अलग ही रूप देख रही थी। जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही है। उसने ऐसा सपना देखने की हमेशा भगवान से दुआ की थी। निश्चय प्यार से जानवी के सिर पर हल्के से टिपली मारते हुए बोला, मेरी भोली जानू, तुम कोई सपना नहीं देख रही, अब तुम्हें अपनी दोस्त के चेहरे की चमक हमेशा देखने को मिलेगी। ये सुनकर पहले जानवी ने गुस्से से घूरकर हब्बी को देखा, निश्चय को खुद के लिए भोली बोलता देख मुंह बनाया। आगे की बात सुनकर वह चमकती हुई आंखों से निश्चय को देखा है। निश्चय ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। जानवी अपने मन में बोली, है भगवान, मेरी दोस्त के जीवन की खुशियों को कभी किसी की नज़र मत लगने देना, वो हमेशा ऐसे ही खुश रही, उसके जीवन की इकलौती खुशी यह मासूम सा प्यारा सा प्रिंस, इसे भी हमेशा खुश रखना, ये बहुत ही क्यूट है, मेरी दोस्त के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। मेरी दोस्त की लाइफ में दोस्त हरी वाले लोग बहुत है, उसे बस एक इनोसेंट और सच्चे दिल के लाइफ पार्टनर की जरूरत थी। मेरी दोस्त भी दुनिया के सामने दो चेहरे लेकर घूमती है, वो उसकी मजबूरी है, ये दुनिया इतनी बेदर्द है। दक्षु पहले की तरह मासूम होती तो शायद दुनिया उसे नोच नोच कर खा जाती। दुनिया के सामने अपना क्रूवल रूप दिखा दे तो उसके दुश्मन उसे कच्चा खा जाए, लेकिन मेरी दोस्त कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर के सामने दो चेहरे लेकर नहीं घूम सकती। उसका लाइफ पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए जो उसे सच्चे दिल से और सच्ची भावना उसके साथ प्यार करे। आज मेरी दोस्त की लाइफ में है, बस मेरी यही दुआ है कि दोनों हमेशा इसी तरह साथ रहे। सब सोचकर जानवी कसकर निश्चय का हाथ पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर नीचे प्यार से जानवी के मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, भगवान, मेरी जानू ने जो भी आपसे दुआ मांगी है उससे प्लीज कबूल कर लेना, क्योंकि जो मेरी जानू चाहती है वैसा ही मैं चाहता हूँ। इधर सब लोगों के मन में यही दुआ थी कि दक्षिता और प्रिंस ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। इधर दादी और दादू का मन कर रहा था वह हमेशा बच्चे का और प्रिंस को इसी तरह एक दूसरे को पैम्पर और प्यार करते हुए देखते रहे। इन सब की सोच के अलग एक इंसान वहां पर ऐसा था जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह किसी टूटे हुए इंसान की तरह अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा एकटक बिस्तर को घूर रहा था। उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द आंसू थे। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी प्लीज। आज का चैप्टर आप सबको कैसा लगा एक्सप्लेन करना ना भूले और अच्छे अच्छे कमेंट करें। CH89 जिंदगी मुझे जिंदगी लगती नहीं। लोग कहते हैं कि किसी इंसान या लक्ष्य को शिद्दत से चाहते हैं, फिर भी वो किसी और की होता है, तो शायद हमारी शिद्दत से ज्यादा उसकी इंसान शिद्दत सच्ची थी। विपवाड़ में जहां सब प्रिंस और दक्षिता के साथ को ऐसे हमेशा बनाए रखने और किसी की नजर ना लगने के लिए दुआएं मांग रहे थे, वही वार्ड के कोने में खड़े करण सिंह को तो ऐसा महसूस हो रहा था उसका दिल सालों से दक्षिता के लिए प्यार से भरा था, वही दिल एकदम से खाली हो गया हो। करण को ऐसा महसूस हुआ उसके सीने के अंदर ही टुकड़े टुकड़े हो गया है। उसे अपने सीने में एक तेज दर्द की लहर महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके सीने के अंदर घुसकर उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। करण का मन फूट फूट कर रोने का कर रहा था, लेकिन खुद को रोकते हुए भी करण की आंखों से 2 मोती के बराबर आंसू निकलकर गालों पर से बहकर नीचे की ओर आ गए। करण ने जल्दी से अपने आंसुओं को पहुंचा और मन में बोला, नहीं, मैं इन सबके सामने ऐसे नहीं रो सकता, मुझे अपना दर्द अपने अंदर छुपाना ही होगा। मैं दक्षी को अपना दिल के दर्द को नहीं दिखा सकता, मैं दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच कभी भी नहीं आ सकता। उसने अपनी प्रेजेंस को जितना हो सके छिपाने की कोशिश करते हुए मन में बोला, तेरी यादों की बंदिशें टूटती नहीं, आंखों से ये बरसात रुकती नहीं, देखा तुझे किसी और के साथ, अब जिंदगी मुझे जिंदगी लगती नहीं। करण अपने दर्द को अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कानों में एक बहुत मासूम क्यूट सी आवाज आई। करण ने अपनी आंखों में हैरानी और क्यूरियोसिटी के साथ ध्यान से बिस्तर की ओर देखा। प्रिंस को जैसे एंजल के अलावा किसी से कोई भी मतलब नहीं था। प्रिंस लाइफ में सबसे ज्यादा अपनी एंजल के करीब रहना पसंद था। वो अपने भाई जैसे दोस्त भावेश से भी बहुत प्यार करता था, उसके भी क्लोज था। जो सुकून उसे दक्षिता के पास मिला था वो कभी भावेश नहीं दे पाया। प्रिंस का मासूम दिल सुकून और अपनेपन की तलाश में हमेशा अपनी एंजल के चारों ओर ही रहने को कहता। प्रिंस इस वक्त दक्षिता की साइड में बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। प्रिंस का सिर हल्का सा दक्षिता की गर्दन में किसी बच्चे की तरह रखा हुआ था। प्रिंस ने अपना सर हल्का सा उठाकर दादा और दादी की तरफ देखा और क्यूट सी वॉइस में बोला, हेलो दादू, हेलो मिस वर्ल्ड, और फिर वापस दक्षिता की गर्दन में अपना सर छुपा लेता है। प्रिंस के मुंह से मिस वर्ल्ड सुनकर दक्षिता हैरानी से अपनी दादी माँ की तरफ देखती है, जो सिंपल सी स्काई कलर की बनारसी साड़ी पहन कर बैठी थी। दादी ने अपनी सफेद जुल्फों का मैसी बनन बनाया हुआ था, जिस वजह से बालों कुछ लिटे चेहरे पर आ रही थी। दक्षिता को देखकर दादी ब्लश करते हुए अपने सफेद बालों की लट को नई नवेली प्रेमिका की तरह अपने कान के पीछे करती है। ये देख दक्षिता का खून खौल उठता है। दक्षिता को अपनी दादी से बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। प्रिंस की नजरों में खूबसूरत और इंटेलिजेंट कोई और नहीं हो सकता। वो गुस्से में दांत पीस लेती फिर भी प्यार से बोली, क्यूटी, आप दादी को मिस वर्ल्ड क्यों बोल रहे हो? दक्षिता की तरह दादू को भी बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। दोनों दादा पोती जलकुकड़े बने हुए थे।
दोनों का चेहरा देखकर सबका जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। कोई भी दोनों के चेहरे को देखकर बता सकता था दोनों को एक दूसरे के पार्टनर से कितनी जलन हो रही है। सब अपने दांत भींचकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। करण सिंह हैरानी और सदमे में अपनी जगह पर जमकर खड़ा था। जानवी निश्चय की चेस्ट में अपना चेहरा छुपाकर निश्चय की चेस्ट को बाइट करते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से निश्चय को दर्द भी हो रहा था। उससे भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने आज पहली बार अपनी छोटी बहन को इतना ज्यादा जलते हुए देखा था। भले ही प्रिंस को उन सब लोगों के करीब नहीं आने देना चाहती थी, आज जलन की बहुत ज्यादा अलग थी निश्चय देख पा रहा था। उसकी प्यारी सी बहन को प्यार का एहसास हो गया है। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची चमक, प्यार, जलन और खुद के लिए चाहने वाली फीलिंग नजर आ रही थी, वरना हमेशा उसके चेहरे पर प्राउडनेस और जुनून दिखाई देता था। दक्षिता की जलन से अनजान प्रिंस बड़ी मासूमियत से अपना क्यूट सा मासूम सा चेहरा दक्षिता के चेहरे के करीब लेकर जाता है। दक्षिता के आंखों में देखकर बोला, एंजल आपकी दादी आपकी तरह बहुत ब्यूटीफुल है। पता है एंजल, मैंने टीवी देख रहा था तो पता नहीं कौन सा मिस वर्ल्ड का शो चल रहा था, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की को सब मिस वर्ल्ड बोल रहे थे। मैंने भी दादी माँ को बोल दिया। आपके जाने के बाद दादी माँ और दादू हमसे मिलने आए थे। जब मैं दादी माँ के पास बैठा था, दादी माँ ने कहा, लिटिल बनी मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, तुम मुझे एक अच्छा सा नाम दो। जैसे तुम अपनी एंजल को बुलाती हो वैसे ही मुझे भी बहुत ही ब्यूटीफुल से नाम से बुलाओ। ये दादी नाम ओल्ड फैशन में मेरी जैसी ब्यूटीफुल लेडी के लिए ये दादी माँ सूट नहीं करता। तभी मेरे दिमाग में उस शो में घूम रही वो मिस वर्ल्ड सामने आई तो मैंने दादी को मिस वर्ल्ड बोल दिया। ये सुनकर दादी माँ का चेहरा काला पड़ गया। सबके मन में आया, ये प्रिंस ने क्या बोल दिया, ये तो ऐसे बता रहा है जैसे उसके लिए इस दुनिया में जो भी दक्षिता से जुड़े लोग हैं सिर्फ दक्षिता की वजह से ही सब कुछ है। ये सच में एंजल बोलता ही नहीं बल्कि उसे एंजल समझता भी है। जैसे दक्षिता जादू करके हम सबको ऐसा बना रही है। सबको दक्षिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस मासूम बच्चे के दिल में ये सब ख्याल इस शैतान नहीं भरे होंगे। प्रिंस की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वह दक्षिता थी। वह अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर अपनी क्यूटी के मासूम चेहरे और मासूमियत से भरी आंखों में देख रही थी। दादी माँ का चेहरा गुस्से के कारण काला पड़ गया था। अपने मन में बोली, लिटिल बनी को क्या हुआ, यह अपनी एंजल के पास आकर हमारी दोस्ती को कैसे भूल सकता है। दादी माँ को कौन समझाए, प्रिंस ने तो कभी उनसे दोस्ती की ही नहीं, क्योंकि दक्षिता ने पहले से प्रॉमिस ले लिया था कि उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी दोस्त नहीं होगा। दादी माँ कुछ सोचकर बोली, लिटिल बनी के कहने का क्या मतलब है, मैं गुड़िया की तरह खूबसूरत हूँ, बल्कि गुड़िया को ये खूबसूरती मुझसे मिली है। दादी प्रिंस को घूरते हुए बोली, लिटिल बनी हमारी दोस्ती को छोड़कर अपनी एंजल की हर बात मानने को कैसे तैयार हो गए। हमारे बीच गुड़िया कुछ भी नहीं बोल सकती, वह हमारी दोस्ती है, हम दोनों की मर्जी, हम एक दूसरे को क्या बुलाते हैं। ये सुनकर प्रिंस अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोला, सॉरी मिस वर्ल्ड, लेकिन मैं अपनी एंजल से प्रॉमिस किया है, मैं एंजल की हर बात मानूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी एंजल की कोई भी बात को मना नहीं कर सकता है। एंजल ने मुझे किसी से भी दोस्ती करने के लिए मना किया है, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। ये बोलकर प्रिंस जल्दी से दक्षिता की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। दक्षिता एक डेविल स्माइल के साथ अपनी दादी माँ को देख रही थी। दादी माँ को क्या लगा, क्यूटी की मासूमियत का फायदा उठाकर अपनी तरफ कर सकती है। कभी नहीं, क्यूटी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं, ना दोस्त ना भाई ना बेटा ना कुछ, और वह सिर्फ मेरा क्यूटी है। दुनिया में कोई भी आकर उसका माइंड वॉश नहीं कर सकता। कुछ पल भर क्यूटी उनकी बातों में आ सकता है, वो उसके पास होगी तो प्रिंस अपने आप को सबसे दूर होकर उसके पास आ जाएगा। दादी माँ काले पड़े चेहरे के साथ गुस्से से दक्षिता को घूर रही थी। दादी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिंस से मुश्किल से लिटिल बनी से दोस्ती की थी। शैतान और नालायक लड़की ना तो उसे पड़पोता है या पड़पोती दे रही थी और ना ही उसके जीवन में इतने क्यूट से पोते की ख्वाहिश पूरी होने दे रही थी। दादाजी के चेहरे पर भी एक छुपी हुई मुस्कान थी। वो मन ही मन बहुत खुश है कि अब उनकी जानू उन्हें इग्नोर करके नए नवेले पोते के करीब नहीं हो सकती। प्रिंस की हरकत से सब गुस्से के मारे कांप रहे थे। दक्षिता होठों पर डेविल स्माइल के साथ दादी माँ को चिढ़ा रही थी। अचानक वार्ड के अंदर किसी की हंसी गूंज गई। सबने मुड़कर हंसने वाले शख्स को देखा तो करण अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। करण की हंसी में दर्द भी छुपा हुआ था। करण ने मन में कहा, दक्षी अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें इससे प्यार कैसे हो गया। इस मासूम से किसी प्यार नहीं हो सकता। ये कितना मासूम और प्योर दिल का बच्चा है। तुम एक बच्चे के साथ रिलेशनशिप में आए हो, ये बात सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। जो लड़की हमेशा प्रिंस के सपने देखती थी वो आज बच्चे के प्यार में पड़ गई। ये सोचकर करण को बहुत हंसी आ रही थी। करण को आज भी याद था बचपन में दक्षिता बोलती थी वो बहुत स्ट्रांग और सुपर हीरो शादी करेगी, इसलिए वो हमेशा जैसे बड़ा हो रहा था वैसे ही अपनी जिम में बॉडी बना रहा था। कहीं दक्षिता उसकी बॉडी को देखकर उसे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया था। करण खुद को दक्षिता के लिए बदल रहा था।
वही दक्षता ने खुद को दूसरों के लिए बदल लिया था। क्या किस्मत थी उसकी, वो अपने प्यार को पाने के लिए अपने आप को अपनी प्रिंसेस की सपनों की प्रिंस की तरह बना रहा था। वही उसके सपनों की राजकुमारी ने दूसरों की वजह से खुद को बदल लिया था। वो किसी और से प्यार करती थी और आज उसके चेहरे की खुशी, आंखों की चमक देखकर करण को यकीन हो गया था कि दक्षता के लिए यह बच्चा बहुत ज्यादा मायने रखता है। यह शायद दक्षता के जीने की वजह है। उसके होठों पर हंसी, आंखों में सुकून और उसके दिल की धड़कन है। दर्द भरी हंसी हंसते हुए अपने मन में बोला, उनके दिल में मैं नहीं कोई और बसता है, इस बात से आखिर क्या फर्क पड़ता है। प्यार मेरा उनकी हाँ का मोहताज नहीं है, वो बस उस चेहरे की हंसी में बसता है। सब टुकुर टुकुर करण को देख रहे थे। तभी प्रिंस भी हल्की हंसी के साथ बोला, न्यू भैया आप किस बात पर हंस रहे हो, मुझे भी बताओ। प्रिंस को भी हंसना है। ये सुनकर करण की हंसी एकदम बंद हो गई और वो अब जाकर उस बच्चे का चेहरा देख पा रहा था, जो बहुत ही क्यूट और मासूम था। उसका गोरा चेहरा, सिल्वर आंखें, काले बालों की पोनीटेल बंधी हुई थी, छोटा सा गोल चेहरा, लाल होठ, बड़ी सितारों से चमकती आंखें मासूमियत से उसके जवाब का वेट कर रहा था। ये देख अपनी होठों पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हे लिटिल बॉय, मैं तो तुम्हारी क्यूट बातें सुनकर हंस रहा था, तुम बहुत ही क्यूट हो। ये सुनते ही प्रिंस ब्रश करने लगा। ये देख उसका मन किया वो जाकर क्यूट बच्चे के गालों को खींचने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। एकटक प्रिंस का चेहरा देख रहा था। अपने मन में बोला, काश मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मासूमियत के साथ दक्षी के पास जाता तो शायद तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती। शायद मैंने उस बुरे वक्त में दक्षी का साथ दिया होता तो आज दक्षी मेरे साथ होती। करण खुद की मन में दिलासा देकर बोला, करण तुम्हें दक्षता की खुशी से मतलब है, वो तुम्हारे साथ खुश रहे या फिर मासूम बच्चे के साथ, वो हमेशा खुश रहने चाहिए। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में ही उसका प्यार उसे मिल जाएगा। वो अपनी दक्षी से सच्चा प्यार करता है। अगर वो खुश है तो उसे दूर से देखकर भी करण को खुशी ही होगी, पर दक्षता को पाना नहीं बल्कि उसे खुश देखना चाहता है। जब भी दादी माँ की आवाज ने सबको होश में ला दिया, दादी माँ बोली, क्या दक्षता को करण के प्यार का और उसके दर्द का एहसास होगा? क्या करण और दक्षित की दोस्ती एक बार फिर हो पाएगी? क्या कोई करण के दर्द को देख पाएगा? करण की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे अपनी इतनी प्यारी दोस्त को छोड़कर इतनी कम उम्र में फॉरेन कंट्री में जाना पड़ा? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी CH90। ओह महबूब क्या खता हो गई। हेलो अनीशा द ग्रेट। मैंने फर्स्ट चैप्टर में प्रिंस की पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। उसमें मैंने ये भी बताया है प्रिंस के लंबे काले बाल हैं जो उसके शोल्डर तक आते हैं। करण सिंह प्यार से मुस्कुराते हुए प्रिंस को ब्लश करते हुए देख रहा था, जिसे देख करण को मन ही मन हंसी आ रही थी। ये बच्चा थोड़ी सी तारीफ करने पर ऐसे शर्म आ रहा है, जैसे दक्षता ने पता नहीं कौन सी बोल्ड बात इसके साथ कर दी हो। जब दक्षता और क्यूट प्रिंस रोमांस करते होंगे, ये शर्म से पूरा लाल हो जाता होगा। करण को अपने दिमाग में वाइल्ड ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से उसे अपने दिल में जलन महसूस हो रही थी। उसके आंखों में एक हल्का सा दर्द नजर आ रहा था। करण के आंखों में मौजूद दर्द को कीर्ति के अलावा कोई भी नहीं देख पाया। कीर्ति में कंफ्यूज थी, स्ट्रेंजर की आंखों में वो कैसा दर्द था। दक्षता भी तीखी की नजरों से करण को घूर रही थी। स्ट्रेंजर लड़के ने बिन बुलाए मेहमान की तरह पहले हॉस्पिटल के विप वार्ड में बिना परमिशन के आने की हिम्मत की, उसके बाद उसके क्यूटी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जलकुकड़ी दक्षता बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके होते हुए उसका क्यूटी किसी और पर ध्यान दे। करण को अचानक अपने ऊपर तेज नजरों का एहसास हुआ। करण को ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। करण अपनी आंखों में हल्के खौफ के साथ नजरें घुमाकर बिस्तर पर लेटे दूसरे इंसान की तरफ देखा तो अपनी मासूम से बचपन की दोस्त दक्षी आंखों में खुद के लिए इतना गुस्सा देख करण का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसके दिल में हल्का सा डर भर गया। ऐसा लगा जैसे दक्षता उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगी हो। करण को आज भी याद आता है, बचपन में दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। वो बेसब्री से वेकेशन का इंतजार करते थे। दोनों एक दूसरे से मिल पाए। करण जिद करके अपने दादाजी के साथ दक्षता के स्कूल भी जाया करता था। वहां दक्षता पिक करके ओल्ड मेहरा मेंशन छोड़ता था। दक्षता हमेशा बोलती थी, कीनू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम हमेशा मेरे पास आ जाते हो, तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट, हैंडसम और अच्छे लड़के हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे किसी चीज की जरूरत हो तब तुम मेरे बिना बोले ही समझ जाओ, तुम मेरे लिए वह चीज लाकर दे दो। करण पुरानी यादों में खोया हुआ ही था। तभी दादी अपने सर पर हल्के थप्पड़ मारकर बोली, ओहो अरे गुड़िया, मैं सच में बूढ़ हो गई हो। करण बेटा के बारे में भूल ही गई, बेचारा कब से सबके बीच अकेला खड़ा है, मैंने सबको इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। फिर दक्षता की तरफ देखा, वो दादी को ऐसे देख रही थी जैसे बोल रही हो, आपको आज पता चला है, आप बूढ़ी गई, मैं कब से जानती थी, आप मुझसे ही पूछ लेती कि आपको बुढ़ापा आ गया है। दादी ने दक्षता के आंखों की बातों को इग्नोर किया, फिर आगे बोली, गुड़िया तुम्हें याद है, तुम्हारे प्रताप दादाजी का एक पोता था जिसके साथ हमेशा तुम बचपन में रहती थी। तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते थे। अचानक प्रिंस के कान खड़े हो गए।
प्रिंस ध्यान से दादी माँ का चेहरा देख उनकी बातें सुनने लगा। इधर दक्षिता ने प्रिंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी दादी की बातें सुन रही थी। सबका ध्यान दादी की बातों पर था। करण सिंह भी ध्यान से दक्षिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश कर रहा था। जब दक्षिता को उसके बारे में पता चलेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी। उस दिन मीटिंग के बाद करण सिंह ने दक्षिता को बताया था। दक्षिता को देखकर ऐसा लग रहा था उसने कोई बात सुनी ही ना हो, उसे कोई लफंगा समझकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दादी माँ आगे बोली, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ ही रहते थे, हमेशा एक दूसरे से मिलने का इंतजार करते रहते थे। अचानक करण यूएस चला गया, अपनी नानी के घर किसी रीजन की वजह से चला गया, बस अभी कुछ दिन पहले यूएसए से लौटा है। ये सुनकर सब हैरान थे। दक्षिता के बचपन का दोस्त स्ट्रेंजर की तरह एक कोने में खड़ा था। सबने एक नज़र दक्षिता की तरफ देखा, फिर एक नज़र नए नवेले बचपन के दोस्त को, और करण की नज़रें भी दक्षिता के ऊपर ही थी। सब करण और दक्षिता को देख रहे थे। प्रिंस दक्षिता को घूर रहा था। दक्षिता ने बिना किसी पर ध्यान दिए गौर से प्रिंस की आंखों में देखा। उसकी आंखें साफ बोल रही थी, एंजल क्या दादी सच बोल रही है? क्या आप अब मुझे छोड़ दोगे? प्रिंस की आंखें नम हो गई थी। प्रिंस की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए, जिस वजह से प्रिंस बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। प्रिंस की आंखों के आंसू देखकर दक्षिता का दिल टूटे टुकड़े हो गया। फिर दक्षिता अपनी आवाज को एकदम सख्त करके बोली, मैं किसी करण सिंह को नहीं जानती, और क्यूटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। शश प्लीज अब रोना बंद करो। दक्षिता ने ड्रिप लगे हाथ को उठाकर प्रिंस के गालों पर लुढ़क चुके आंसू की बूंदों को साफ करने लगी। ये देखकर कीर्ति जल्दी से आगे बढ़कर दक्षिता का हाथ पकड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि दक्षिता के लिए अपने दर्द से ज्यादा उसे प्रिंस के आंसू दर्द पहुंचा रहे हैं। कीर्ति भी सदमे में थी। करण ने देखा कि उसकी वजह से प्रिंस की आंखों में आंसू आए, और प्रिंस के आंखों में आंसू देखकर उसकी दक्षी कितनी तकलीफ में है। करण को अब पछतावा हो रहा था, वो यहाँ क्यों आया, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज उसकी वजह से एक मासूम एंजल रो रहा था, और उस एंजल की आंखों में आंसू देखकर उस इंसान को तकलीफ हो रही थी जिसके लाइफ में उसने ढेर सारी खुशियां भरने का खुद से वादा किया था। करण को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वजह से दो इंसान तकलीफ में है। करण के दिल में गिल्ट भर गया। करण अपने मन में बोला, ओ महबूब क्या खता हो गई, अनजाने में ही यह खता हो गई। हम तो तुम्हारी हंसी और सुकून की वजह बनना चाहता था, तुम्हारे प्यार के आंसू और तुम्हारे दर्द की वजह बन गए। हमसे गुनाह कैसे हो गया, हमसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। करण की आंखें गहरी लाल हो चुकी थी। वो अपनी पलकें झुकाए फर्श को देख रहा था। सबको एहसास हो गया था दक्षिता की बात करण को बहुत ही बुरी लगी है। किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की, सब जानते थे। करण को तो जरा सी तकलीफ हुई है। दक्षिता ने 10 सालों में क्या तकलीफ बर्दाश्त की है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। कीर्ति हैरानी से करण को देख रही थी। ये बचपन के किन्नू भैया के बारे में कीर्ति को अच्छे से याद था। ओल्ड मिस्टर मेहरा उसे और दक्षिता के लिए ब्रांडेड खिलौना लाते थे। नीलम हमेशा अपनी बेटी कीर्ति से खिलौनों को छीनकर वापस बेच देती थी। उन पैसों से मेकअप प्रोडक्ट खरीदी थी। कीर्ति अपने खिलौने नीलम को देने से मना करती। नीलम कीर्ति को बुरी तरह मारती थी। उसे किन्नू भैया ही बचाते हैं। कीर्ति को इस बात की उम्मीद नहीं थी। दक्षु किन्नू भैया को पहचानने से ही इनकार कर देगी। कीर्ति को ज्यादा तो नहीं, थोड़ा याद था। दक्षु बचपन में किन्नू भैया के पीछे खरगोश की तरह भागती रहती थी। जब कभी भी किन्नू भैया से मिलने नहीं आते थे, वो उनसे नाराज हो जाती थी, करण से शिकायतें करती थी। ये याद कर कीर्ति ने करण की तरफ देखा। उसे अचानक ही अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। फिर वो दक्षिता से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखती है। उसने देखा प्रिंस की आंखों में आंसू देखकर वो भी करण की तरह तकलीफ में है। कीर्ति ने दक्षिता को कुछ कहने की जगह करण की तरफ मुंह किया। उसने देखा करण चुपचाप वार्ड से बाहर जा रहा है। कीर्ति करण का दर्द समझ सकती थी। 4 साल बाद कीर्ति दक्षिता से मिली थी। दक्षिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। 2 साल तक कड़ी मेहनत करके किस तरह दक्षिता का विश्वास जीता, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी, ये बात की थी ही जानते थे। अभी करण की पीठ को देखकर कीर्ति इमोशनल होकर पीछे से बोली, किन्नू भैया। यह आवाज सुनकर करण अपनी जगह पर जम गया। भले ही करण दक्षिता से प्यार करता था और दक्षिता के साथ उसका रिश्ता भी बहुत खास था, बचपन में उसका एक और रिश्ता जुड़ा था। उसने किसी को दिल से बहन माना था। करण अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। उसके कजन बहन भाई नहीं थे, जिस वजह से उसकी और दक्षिता की दोस्ती जल्दी ही हो गई थी। करण को कभी दक्षिता के लिए बहन की फीलिंग नहीं आई। जब उसने एक दिन नीलम को कीर्ति को मारते हुए देखा था, तब उसने एक छोटी सी बच्ची की काली आंखों को आंसुओं से भरे अपनी माँ को इस उम्मीद से देखते हुए देखा कि उसकी माँ को कभी तो उस पर तरस और प्यार आएगा। एक 5-6 साल की बच्ची की आंखों में कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद भरी थी। ये सब देखकर करण का दिल पसीज गया। उसने नीलम से कीर्ति को छुड़वाया। वो करण के स्टेटस के बारे में जानती थी। उसने करण को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसी दिन से करण और कीर्ति बीच एक भाई बहन का बॉन्ड बन गया था। जितना करण दक्षिता के करीब था,
उतना कीर्ति के करीब था। वो हमेशा कीर्ति से रक्षाबंधन पर राखी बंधवा था। सबसे छुपकर करण की माँ उसकी कलाई पर राखी देखती तो पूछती उसे राखी किसने बांधी, तब वह हमेशा बोलता कि उसकी दोस्त की बहन ने उसे राखी बांधी है। करण अच्छी तरह जानता था उसकी माँ को कीर्ति के बारे में पता चलेगा तो वो नीलम और पुष्कर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगी। नीलम और पुष्कर की फितरत के बारे में अच्छी तरह जानता था। वह जानता है अगर उन्हें पता चला करण और उसके मॉम डैड कीर्ति को अपने घर की बेटी मानते हैं तो शायद वो कीर्ति को और ज्यादा पैसों के लिए टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। कीर्ति दक्षिता और मिस्टर और मिसेज मेहरा के करीब थी। कीर्ति को दक्षिता के बराबर ही लग्जरी लाइफ देते थे। करण ने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा पहले की तरह आज भी मासूम सी लड़की काली गहरी आंखों में ढेर सारा पानी लिए बचपन की तरह ही उसे उम्मीद से देख रही है। ये देखकर करण अपनी बाहें फैला देता है। कीर्ति दौड़कर करण के गले लगकर धीमी आवाज में बोली, किन्नू भैया आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर करण बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे डर था कि मेरी बचपन की दोस्त ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। शायद मेरी बहन भी मुझे पहचानने से इनकार कर देगी। एक तूने ठुकराया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया होता तो मैं बिल्कुल ही टूट जाता और मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इस वजह से मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा एक उम्मीद है, मेरी छोटी बहन दुनिया में है और मुझसे प्यार करती है। अगर तुम भी मुझे पहचानने से इनकार कर देती फिर मेरी सारी उम्मीदें टूट जाती। करण की हो दर्द भरी बात सुनकर कीर्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। दक्षिता ने अपनी सूनी आंखों से एक नज़र करण को देखा, फिर अपनी नज़रें अपनी क्यूटी के ऊपर टिका दी। दक्षिता की आंखों में पल भर के लिए हल्का सा दर्द नजर आया, लेकिन जल्द ही दक्षिता ने दर्द को छुपा लिया। कोई भी दक्षिता के दिल में करण की बात सुनकर उठे दर्द को महसूस नहीं कर पाया। सबको यही लगा दक्षिता करण से सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। वो सच में करण के बारे में भूल गई थी। उसने आज अपनी दादी से और कीर्ति के मुंह से किन्नू भैया सुना। उसकी आंखों के सामने धुंधली बचपन की यादें आने लगी। उसे सब कुछ याद आ गया। वो किसी को भी यह नहीं दिखाना चाहती थी। करण को पहचानती भी है और उसे अपना भी मानती है। पता नहीं ऐसा क्या था जो दक्षिता को करण से फिर से जुड़ने के लिए रोक रहा था। उस दिन ऑफिस में दक्षिता प्रिंस और प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी। उसने करण की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। कीर्ति करण का हाथ पकड़कर वार्ड से बाहर ले गई। सब हैरानी से कीर्ति को देख रहे थे। वही भावेश की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। कीर्ति करण के गले लगी तो भावेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी चीज को चुरा रहा है, भले ही वो उसे भाई मानती हो। करण उसका सगा भाई नहीं था ना, ये सोचकर ही भावेश का मन कर रहा था कीर्ति को खींचकर करण से अलग कर दे, उसे कभी करण के आसपास भी नहीं जाने दे। पहले अजीब सा सांड जैसा दिखने वाला आदमी उसके छोटे भाई मासूम प्रिंस के प्यार को बचपन की दोस्त बनाकर छीनने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी डॉक्टर साहिबा को उसे दूर ले जा रहा है। भावेश का मन कर रहा था वो करण को इस दुनिया से ही गायब करवा दे। भावेश ने सबकी नजरों से बचते हुए कीर्ति के पीछे वार्ड से बाहर चला गया। भावेश ने देखा करण और कीर्ति एक बेंच पर बैठे हैं। वह थोड़ा सा करीब गया तो उसने सुना कीर्ति करण की तरफ देखकर बोली, भैया जो जैसा दिखता है वैसा हुई है, जरूरी नहीं है। ये सुनकर भावेश कंफ्यूजन में कीर्ति को देखने लगा और उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। दक्षिता को करण से वापस से बचपन वाली दोस्ती रखने के लिए क्या रोक रहा था? कीर्ति ने करण से ऐसा क्यों कहा? क्या भावेश को अपने प्यार का एहसास होगा? जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। यार कमेंट कर दिया करो अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो। आप लोग बहुत कम कमेंट कर रहे हो, कसम से दिल से बुरा लगता है जब कमेंट पढ़ती हूँ और ऐसा लगता है शायद मेरी मेहनत में ही कुछ कमी रह गई है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।